सभी लोग आए हैं क्या? तुम्हारी हाँ हो गया सभी लोगों का? लिखना नहीं, आज सुनना है, खाली आज कहानी सुनना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स मानता है ड्युअलिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के क्या नेचर है? ड्यूअल नेचर है। और खासकर अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके लिए तो ये बात बहुत हद तक सही साबित होती है। इसलिए मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ना मानते हुए अगर वेव मान लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लिया जाए? तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल बिहेवियर को मानती है कि एज अ पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन आप ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वेव के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं तो वो ज्यादा ब्रॉडर सेंस बनाता है इन द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। किसके कॉन्सिक्वेंसेस को? वेव। वैसे भी हम लोग देख चुके थे डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट मैटर वेव का, बताया था ना मैंने, लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी, कि अगर किसी पार्टिकल के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड है तो उसके पास देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। और इलेक्ट्रॉन के केस में वो वेव जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट भी था। एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था इस बात का। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम लोग मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाएगा? वेव की तरह। ठीक है, और अभी जो भी बात हम लोग करेंगे वो ड्युअलिटी के साथ आएंगे। ड्युअलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक मैसिव पार्टिकल भी है, एक पार्टिकल भी है, दूसरा वेव भी है। कोई दिक्कत नहीं, इस बात में समझ गए? अगर पार्टिकल नेचर मानते हैं तो उसके तो बहुत सारे मॉडल्स पहले भी, जैसे बोर्स का मॉडल है, रदरफोर्ड का पहले मॉडल आप पढ़ चुके हैं, और आप जितना भी थ्योरी अभी रिलेटेड पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, सब में आपको माना गया था पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल। आप लोग भी यही समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यहां पे अभी से हम लोग इसको एक वेव के नजरिए से देखेंगे, ना कि पार्टिकल के नजरिए से। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उससे जो एसोसिएटेड वेव है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मेरे से एसोसिएटेड वेव सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है उससे जो एसोसिएटेड वेव है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर आप उस वेव के थ्रू जानकारी निकालना चाहे इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं। इतना ही सिग्निफिकेंट है कि हम ये भी भूल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। समझ रहे बातों को? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होगा।
उससे एसोसिएटेड वेव होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। डी ब्रोगली साहब पे किसी को डाउट नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा और विश्वास कीजिए और अपने मन को ये समझा दीजिए कि वो वेव इतना सिग्निफिकेंट है कि आप उसके पार्टिकल नेचर को भी भूल जाते हैं कभी कभी। और अगर आपको जानकारी निकालनी हो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो उसी वेव नेचर से जानकारी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? तो मैं यहां से आपको एक बात लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। कोई लिखेगा नहीं? पार्टिकल एंड वेव बोथ सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कहानी बड़े ये है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वो भी कहते हैं। समझ ही रहे हो तुम लोग बाकी? हाँ, तुम लोग समझ गए, समझने वाले समझ जाते हैं, तुम नहीं समझ, तुमको लेट से समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐसा कहते हैं? साइमल्टेनियसली ये पार्टिकल ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा कभी कभी साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास माथा भी है। कैसे? अगर तुम उसको पार्टिकल नेचर के थ्रू देखोगे तो वेव की तरह दिखने लगेगा, वेव की तरह देखोगे पार्टिकल की तरह दिखने लगेगा। नेचर ही चेंज कर लेता है। जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है तो अगले पल ही वो पार्टिकल तुमको दिखने लगेगा। अगर कोई पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है तो अगले पल वेव जैसा दिखने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास सेंस भी है, वो चकमा दे देता है लोगों को। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों दिखता है वो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप मान लीजिए कि ड्युअलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वेव के नेचर को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा कन्वीनियंट होगा पढ़ने में। अगर आप वेव के कॉन्सिक्वेंसेस से देखेंगे तो आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि कम जानकारी चाहिए? ज्यादा जानकारी चाहिए, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया गया है। कम चाहिए तो हम लोग वही गेंदा फेंकते रहते, क्लासिकल पढ़ते रहते। नहीं जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? इसके वेव के पर्सपेक्टिव। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही वेव का मैंने नाम लिया तो वेव का सेंस आते ही एक हो गया कि एक डीलोकलाइज्ड कुछ एनर्जी का फ्लो जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, शार्प, ये सब बातें आ गई ना दिमाग में। ठीक है, अब हर वेव से एसोसिएटेड एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, हर वेव का एक इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन ऑफ वेव पढ़े होंगे, आईसीएसई वालों ने देखा होगा 9th क्लास में। वेव का एक इक्वेशन भी देखा होगा? नहीं देखा होगा? ठीक है, मैं बोल देता हूं। जैसे अगर मैं वेव का नाम लेता हूं तो ऐसे आप चित्र बना देते हैं। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं होगा सब पर क्या है? तुम नहीं, वो तो मैं भी सोचता हूँ है नहीं। देखिए, ये एक वेव है ना, वेव का चित्र ऐसे ही आपके दिमाग में आता है? आता है कि नहीं आता है? मैं आपको बोलता हूँ साइन कोसाइन आप लोग पढ़े हैं? ये पता है किसका ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन। यस, साइन एक्स देखे हैं ना, साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। ग्राफ नहीं है ये? ठीक है, नहीं पढ़ो तो आगे देखना, साइन का ग्राफ होता है ये। ठीक है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, साइन फंक्शन का ऐसा ही ग्राफ होता है। तो ये जो साइन है, ये साइन क्या है? साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही तो है। साइन एक्स मतलब आप एक फंक्शन को क्या कर रहे हो? ऑपरेट कर रहे हैं एक्स पे। ये इतना तो पढ़े हो ना साइन को, ऐसे मत देखा करो कि साइन भी नाम नहीं सुने हो। साइन को साइन नाम मारो उसको, मारो। हाँ, बरसात के दिनों में होता है ऐसा, तो उसके लिए काम किया करो, यहाँ से छत पे से कूद जाओ और फिर ऊपर से अब फिर कूदो। साइन को साइन नाम सुना है ना? साइन क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है, और फंक्शन किस पे ऑपरेट है? एक्स पे। तो इस, अगर मैं इसको वेव कहता हूं तो ये वेव का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सीधा बोलिए। ये अगर मैं इसको वेव कहूं तो ये वेव का क्या हुआ?
इसी तरह हर वेव से, अब हर वेव ऐसा ही होगा ये जरूरी, तो हर वेव का अलग अलग फंक्शन होगा, इसका एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, ऐसे लिखते हैं उसको a sin kx माइनस ओमेगा टी। ऐसा देखा था ऐसी वालों ने कभी, ऐसा कभी, चलो कोई बात नहीं। इस वेव का मान लो ये फंक्शन है a sin kx माइनस ओमेगा टी, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हर वेव से एसोसिएटेड एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको सिंपल ऐसा समझो, हर वेव का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। अगर मैं वेव हूं तो मेरे से एसोसिएटेड क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेरा ये वेव फंक्शन है, ठीक है। तो हर वेव से क्या होता है एसोसिएटेड, वेव, वेव, हर वेव से एसोसिएटेड क्या होता है, वेव फंक्शन। क्या होता है, वेव फंक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी एटम के अंदर घूम रहा है तो उससे भी एसोसिएटेड क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। जो वेव फंक्शन किसको बताएगा कि वेव का नेचर कैसा। अब इस फंक्शन की स्टडी कर लेते हैं, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस फंक्शन की स्टडी करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसी तरह इस वेव फंक्शन की स्टडी करके आप वेव के बारे में भी, वो जो वेव इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ रहे बातों को। हर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव, और उस वेव के पास दिया जाएगा एक वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव का। क्या है ये, एक मैथमेटिकल, इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बातों को, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में उस वेव फंक्शन को मैं जो डिनोट करूंगा, एक साइन यूज करता हूं मैं, इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, मिसो, त्रिशूल, इसको बोलते हैं साई। मौका मिलेगा तुम लोगों को गीत गाने का, आ रहा है, जल्दी मिलेगा, इसमें कलाकारी प्रदर्शित करना। भी रुक जा। वेव फंक्शन को हम लोग साइज से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत, ये सब त्रिशूल जैसा सिंबल होगा। ये जस्ट आपको क्या बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड ये एक वेव फंक्शन है। कोई दिक्कत इतना तक समझने में, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब जो मेन बात, मुद्दे की बात अब करूंगा मैं। ये वेव फंक्शन ऐसा होगा, ये तो एक सिंपल एक प्लेन वेव का वेव फंक्शन है, ये एक प्लेन वेव है ना, इसका ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ये वेव फंक्शन जो होगा, ये इतना आसान वेव फंक्शन नहीं होता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नेचर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली घूम रहा है, उसका जो आप वेव फंक्शन लिखिएगा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो, ये तो बहुत आसान वेव फंक्शन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब उसका कुछ अलग अलग मैकेनिक्स है, अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में सब पढ़िएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। ये वेव फंक्शन का फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस वेव फंक्शन का फिजिकली कोई मीनिंग नहीं होता है, ये जस्ट एक क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसके पास वेव होगा, उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा। अब उस वेव फंक्शन को आप देखेंगे, वो जस्ट उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, फिजिकली वो कुछ नहीं बताएगा। तो बोलेंगे क्या जरूरत है, तो आगे आपको पता चल जाएगा उसकी जरूरत क्या है। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूं कि वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन does not having physical sense।
आप उसका फिजिकल सेंस कोई नहीं निकाल पाइएगा। फिजिकल सेंस समझते हो? फिजिकल सेंस, अरे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब फिजिकल सेंस है, नहीं है? जैसे तुम, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल सेंस है, नहीं है? तुमने उसको छुआ, फिजिकल सेंस है ना ये। इसमें तुमको कुछ ऐसा होगा नहीं देखने को, ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बातें इतनी समझ गए? अब लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है अब बताता हूं, इसका काम कितना है। आप लोग हाइड्रोजन एटम को देख लिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक। अब ऐसा समझ लीजिए उसका फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगा, उस वेव का आप एक वेव फंक्शन दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? और दे ही दीजिएगा तो फायदा क्या होगा जो पढ़ रहे हैं? कुछ तो फायदा होना, पढ़ने का कुछ तो, मैं बोल रहा हूं कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है तो फायदा क्या है तब? बस ऐसे ही मैथमेटिक्स का है, बहुत फायदा है, अभी बताता हूं। अगर आपको, अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड ये साई पता चल गया, अगर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव फंक्शन पता चल गया, आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हैं। सारी मतलब सारी, मतलब वो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। समझ गए बातों को? सारा मतलब दूसरी सारा भी है। इसको कितना मन लगता है इस समय। तो अगर आपको साई पता है तो आप उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या सब जानना चाहते हैं? पोजीशन पता कर लीजिएगा, मोमेंटम, एनर्जी, सब पता कर लीजिएगा। लेकिन क्या पता होना चाहिए आपको? साई, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका खुद कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, अपना बस एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाल के देता है। क्या करता है? निकाल के देता है। समझ गए? अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो फर्स्ट ऑर्बिटल में था, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अभी आएगा, ऑर्बिटल में नहीं बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट में था, उसको उठा के मैं सेकेंड ऑर्बिट में दे दूंगा, मान लेता हूं, एक्साइटेड दिया, एनर्जी चला गया, क्या होगा? ये साई जो है वो वही रहेगा या बदल जाएगा? तो बताइए आप, क्या होगा? बदल, क्यों बदल जाएगा? ऑर्बिट चेंज, मतलब ऑर्बिट चेंज होने से साई बदल जाना चाहिए। मोमेंटम चेंज हो गया, और कुछ? पोजीशन भी चेंज हो गया, एनर्जी भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सब जब चेंज हो ही गया तो जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी चेंज होना चाहिए। जब व्यवस्थाएं चेंज हुई तो रिप्रेजेंटेटिव भी तो चेंज होना चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा होता कहाँ है? सब लोग व्यवस्था चेंज करना चाहता, रिप्रेजेंटेटिव कोई चेंज नहीं करना चाहता। वही पार्टी इस देश में, राज्य में चल रही है जो 35 साल पहले थी, आज भी है। व्यवस्था सबको चेंज चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव वही रहेंगे, फलाने के बेटा। चलिए, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहूंगा, यहीं पे रहूंगा। इस केस में रिप्रेजेंटेटिव भी चेंज होते हैं। यहाँ नेचर में, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, नेचर बड़ा न्यायपूर्ण है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड में लेके चले जाएंगे, उसका वेव फंक्शन, अगर थर्ड में लेके चले जाएंगे तो वेव फंक्शन कुछ और हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस अवस्था में है, किसके साथ इंटरेक्शन में है, इससे डिसाइड होता है उसका वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का कोई वेव फंक्शन नहीं। जैसे मैं हूं, मेरा एक्शन कुछ नहीं है, मेरा एक्शन इस बात से डिटरमाइन होता है कि मैं कहां हूं। मैं अभी हूं, आपको लेक्चर दे रहा हूं, 2 दिन बाद घर पे हूंगा, मैं सुन रहा हूँ, हाँ घर जा रहा हूं मैं 2 दिन में, तो मैं वहां पे सुन रहा होऊंगा। क्या हुआ? चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन चेंज हो गया ना।
तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड नहीं है। मैंने ये बात पहले ही बताई थी आपको कि आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है इससे उसकी एनर्जी है। इसी तरह वेव फंक्शन भी इस बात पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस अवस्था में है। समझ रहे मेरी बातों को? इसी बातों को देखते हुए क्वांटम मैकेनिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उसका नाम, एक फाउंडिंग मेंबर है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, स्क्रॉडिंगर का नाम बताया आप लोगों को। स्क्रॉडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है। स्क्रॉडिंगर बहुत ही रिनॉन साइंटिस्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में। उन्होंने एक इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आपको वेव फंक्शन मिल सकता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये वेव फंक्शन ऐसे मिल जाता है? ऐसे गए इलेक्ट्रॉन्स बोले हाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा वेव फंक्शन दिखाओ अपना, तो कॉपी पे लिख देता है ये साई इक्वल टू दिस, ये मेरा वेव फंक्शन। ऐसे नहीं मिलता है। वेव फंक्शन निकालने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, 2x प्लस एक क्वाड्रेटिक है, आप इसको सॉल्व करते हैं ना, इसी को सॉल्व करते तो आए हैं साल भर आप लोग। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं ना, x एक वेरिएबल है ना, उसी तरह इसको भी मान लीजिए। तो वेव फंक्शन जो आप निकालिएगा किसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकालिएगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद निकालना पड़ता है, और उसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ता है। अभी मैं वो इक्वेशन लिखूंगा और उस इक्वेशन को लिखते ही आपकी नजरें जो भी दुविधाएं हैं सब दूर हो जाएगी। समझ गए? तब देखिए ये बातें बिल्कुल आप लोग के लिए नहीं है, अजीब लग रहा होगा कि क्या क्या बात कर रहे हैं। अभी आप लोग 10th पास करके 11th में आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा हूँ। अब ये चैप्टर ही थोड़ा अजीब है, इसमें क्वांटम पढ़ना है। अब बच्चों को कैसे बताओ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन 11th क्लास के बच्चों को बताना पड़ता है। तो मैं बेसिक चीजों को आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, बचकानी कोई भी बात हो, मैं बचकानी बात मानता ही नहीं, बचकानी बात भी अच्छी हो सकती है, अभी पूछ सकते हैं। कोई भी बात हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, वैसे मैं हमेशा सिंपल वर्ड ही यूज करता हूँ, इसमें ऐसा कोई वर्ड मैंने यूज नहीं किया जो समझ में नहीं आएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, पूछिए, और बताना है, इसमें घबराना नहीं, अभी खुद पता चलेगा। हाँ पूछो पूछो। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बाबू, ये जो बातें हो रही है ये बातें क्वांटम मैकेनिक्स की हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स नॉट ओनली अप्लाइड फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स को तुम दूसरे पार्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो दूसरे पार्टिकल का भी वेव फंक्शन होगा। जैसे मान लो मुझे पार्टिकल मान लो, इस वर्ल्ड में मैं आपको बताया था, इस वर्ल्ड में क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना मतलब आप मूर्ख हो जाएंगे। अब दिन में चावल खा रहे बोले सर क्वांटम मैकेनिक्स बताइए, चावल खाते हुए हाथ का वेव फंक्शन, बोले यार अब चावल खाओ तुम। इस वर्ल्ड में अप्लाई कीजिएगा क्वांटम मैकेनिक्स तो मूर्ख हो जाइएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए, या फिर पार्टिकल और भी तो फोटोन जैसे के लिए, वहां पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना पड़ता है। चलिए अगर मैं इस वर्ल्ड में भी अप्लाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा, उससे भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लेकिन उससे भी आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। क्वांटम मैकेनिक्स नॉट ओनली अप्लाइड फॉर द इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट्स अप्लाइड फॉर द होल। अच्छा आजकल तो नया थ्योरी चलता है क्वांटम ग्रेविटी, ग्रेविटी का भी एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी से दिया जा रहा है। तो अब उससे अब मैं क्या बात करूं, तो छोड़ ही दो। जब ग्रेविटी का एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी से दिया जा रहा है तब अब क्या बात करूं। हमें ये सब के लिए एप्लीकेबल, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, ना कि इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे इसको अप्लाई करके मैं बता रहा हूं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बार बार। ठीक है, इस बातों को आप लोग तराक से लिखिए। हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तब आपको मेन मुद्दा समझ में आएगा कि मेन मुद्दा है क्या। सब एटम जहां पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, समझ रहे हो ना? क्या समझे तुम? हाँ बस बस बस, तो अब तुम समझ रहे हो बात, अब तुम बातों को समझ रहे हो। बस बस बस, तुम ही तो हो। देखो तुम्हारे यहाँ से मित्र भी आ गया तुम्हारा।
वो दोनों भी वहीं की है, गंगा पारे की, तुम्हारे जिला से ही है। बीच वाला आज ही आया है, पहले ना मैं बोलता। अंकित नाम है ना आपका? हाँ, बेगूसराय से हैं। ये भी बेगूसराय से। तुम लोग कहाँ, बरौनी से हो? देखो, क्या हुआ रिशु? हाँ, अच्छा, टेस्ट हो जा रहा है कैंसर में। टेस्ट तुम्हारा का भाग्य ऐसा है, उनका एक भी टेस्ट इस मंथ से शुरुआत से टेस्ट लगना था। हाँ, कैंसिल हो गया था बारिश के कारण। नहीं नहीं, 15 से पहले से ही था ना। तो फिर गर्मी छुट्टी हो गया, फिर ये वो। हाँ, अरे पिछला बारिश के कारण ही हुआ था। कौन सा क्लास? मेरा क्लास ही डाउट क्लास है, मैं आज ही ऐलान करता हूँ। गधेरा वाला सवाल मत पूछा करो। डाउट क्लास, मैं तो ऐसे जो पूछना है पूछिए, वैसे क्लास में चलते पूछिए। ये चैप्टर में 17 क्लास ले चुका हूँ। ये 17 क्लास का चैप्टर थोड़े था। मुझे लगता है 17 18, ये 18वां मेरा होगा। ये 18 15 तक में तो खत्म, अभी भी चलेगा। 4 5 दिन और पढ़ाएंगे। तो इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं? डाउट क्लास देंगे फिर उस पे से क्या? क्लास ही डाउट है, ये सब बच्चों वाली बातें। और गीतांजलि, सब ठीक है? भूख लगा है तुमको? अरे वो घर से आती है, खा पी के आती है, तुम्हारे जैसे है। मैंने आपको बताया, ये जो वेव इक्वेशन आता है, वो एक इक्वेशन को सॉल्व करके आता है, और ये दिया गया था स्क्रॉडिंगर नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाँ, जर्मन थे। बुद्धि उद्धि है कि नहीं तुम्हारे पास? ठीक है, देखिए, अभी आप लोग अब इस इक्वेशन को खाली देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी सेकेंड ऑर्डर का है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अभी क्या कीजिएगा? बस बस, ए अब ये पूरा नहीं हुआ, पहले तुम इसको पचा लो 2 मिनट। देखो,
देखो, अरे घबराना नहीं है, घबराना, अरे घबराना नहीं है, रुको। देखो, डिफरेंशिएशन का नाम सुना है आप लोग? डिफरेंशिएशन, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे ना। मान लो मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ टी टाइम के टर्म में, तो डी बाई डी टी, और डिफरेंस करना चाहता हूँ एक्स को, तो डी एक्स बाई डी टी ये वेलोसिटी होता है, पोजीशन बाय टाइम। ये तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं जब ये फाइन लगा देते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन डी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे डी भी नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं डेल्टा या पार्शियल डिफरेंस, या डेल बोलते हैं, डेल्टा में डेल बोलते हैं। ये होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है समझो। अगर तुमको यहाँ पे इस इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन को समझो, यहाँ पे आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट होने वाला सिर्फ x है। मान लीजिए x के साथ कोई और भी होता, x के साथ एक फंक्शन y भी होता, तब आप इसको डिफरेंशिएट करते, तब आप इसको d नहीं लिखते हैं, तब आप इसको लिखते हैं डेल। क्या लिखते हैं? डेल। डेल लिखने का क्या मतलब है? ये फुल्ली इस डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही डिफरेंस होने वाला, एक ही तरीके का आपको फंक्शन है, लेकिन यहां पे फंक्शन दो हो गए, ठीक है, दोनों टाइम पे डिपेंड है। तो अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। किससे डिनोट करते हैं? यहां पे भी ये डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन डेल डेल लगा दिया, इसका मतलब ये सिर्फ एक क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि और भी क्वांटिटी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? ये जो डेल टू लग जाता है, ये होता है फर्स्ट, इस पे कुछ नहीं है, मतलब फर्स्ट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो एप्लीकेबल है लीनियर वेक्टर स्पेस में, जो आपको इस तरीके का वेव फंक्शन, सॉरी, इक्वेशन देता है। वेव का इक्वेशन इसी तरीके का होगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, अब इस पे ध्यान दो, ये किन सब चीजों पे? एक तो साई आप लोग समझ गए, वेव फंक्शन है जो यहां से निकलेगा, साई है ना, साई यहां से निकलेगा। ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है? पोजीशन। क्या है एक्स वाई जेड? ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। ये टाइम डिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट, यहाँ कहीं टाइम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ये साई किस किस बातों पे भी डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, एक्स मतलब पोजीशन पे, वाई क्या है? पोजीशन, जेड क्या है? पोजीशन। तो थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है ये। क्या है ये? थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर। थ्री डायमेंशनल है कि नहीं है? एक्स वाई। अगर एक डायमेंशन होता तो सिर्फ मैं एक्स लिखता या वाई लिखता, या फिर कोई दिक्कत? चलिए पहले तो मैं ये बात लिख देता हूं, ये क्या है? थ्री डायमेंशनल स्क्रोडिंगर। अच्छा, ये आपको बस अभी देखना ही है, ये आपको कहीं नहीं आ रहा है, ये बस आपको अभी देखना है, इसका मीनिंग बस समझना है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके सिलेबस में कोई ऐसा कुछ आएगा नहीं, जो जो थ्योरी में बता रहा हूं वही थ्योरी बस आपको हो सकता है थ्योरेटिकली मैनर में पूछेगा। ये इक्वेशन कोई नहीं पूछने वाला, ये आपके काम का नहीं है, मैं भी बता देता हूँ। लेकिन अरे घबराने, लेकिन इसका मीनिंग समझ लो, वो मीनिंग समझना जरूरी, ये कहीं नहीं आने वाला है, मुझे पता है। इसमें दो चीजें पे ध्यान दो, एक तो पोजीशन पे आप लोग समझ गए, दूसरा देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है मास पाई एच, तो आप लोग पहले से ही समझ ही रहे हैं। ई माइनस भी, इस पे ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको साई इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही कि वो पोजीशन का फंक्शन है, तो पोजीशन क्या है। ये इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यही फैक्टर करेगा। वो फैक्टर क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। ई को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी, क्या बोलते हैं? और वी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
इसका ये मतलब है कि आपका जो साई इस इक्वेशन से निकल के आएगा वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो टोटल एनर्जी और दूसरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है इस बात पे उसकी साई की वैल्यू डिनोट करती है या डिपेंड करती है। कोई दिक्कत? साई किस बात पे डिपेंड करेगी कि टोटल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल नहीं समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज को बीच तुम सेपरेशन रखोगे तो क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा किन दो बातों पर डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल। अगर आप अब ध्यान से समझिए, अगर आप टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दीजिएगा, वेव फंक्शन यहां से चेंज निकल के आएगा कि नहीं आएगा, सेम इक्वेशन से चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, आप थर्ड ऑर्बिट में लेके चलते हैं, वहां एनर्जी चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है, वेव फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, इसीलिए वेव फंक्शन चेंज होके मिलता है। फिफ्थ में लेके जाइएगा, वेव फंक्शन समझ लीजिए क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, इसीलिए ये इक्वेशन आपको अलग सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ गए कि नहीं समझे? हाँ बहुत अच्छा, फिर से समझाइए। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि आपका वेव फंक्शन एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड, दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक्स वाई जेड चेंज कीजिएगा तभी वेव फंक्शन चेंज होगा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कीजिएगा तभी वेव फंक्शन चेंज होगा। मतलब वेव फंक्शन हर एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड अलग अलग होगा अगर आप उसका एनर्जी चेंज कर दीजिएगा। यही समझाना था इस इक्वेशन के माध्यम से। क्या समझाना था? यही समझाना था। समझ रहे बातों को, समझ रहे बातों को। अब इसको ऐसा समझिए, ऐसा समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन आपने सेम एटम का देखा फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन है साई1, उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन है। आपको मैंने कहा कि अगर आपको साई1 पता चल गया आप इसका सब कुछ निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ निकाल लिया। अगर आप इसको भेज देते हैं सेकंड में, आपको पता चल गया साई2, अब आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जो जानकारी चाहते हैं आप इस साई2 से निकाल सकते हैं, सीधी बात है। समझ रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा इतना सीधा चाल नहीं चलता, कैसे बता निकाल, देखो ध्यान से। मान लीजिए आपको निकालना है पोजीशन, क्या निकालना है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है ऑपरेटर का सेंस। किसका सेंस होता है, ऑपरेटर। आप इस वेब पे निकालना चाहते हैं पोजीशन, तो आप इस पे अप्लाई कर दीजिएगा पोजीशन ऑपरेटर। आप पोजीशन ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिएगा, आपको पोजीशन निकल जाएगा। आपको निकालना है मोमेंटम, आप मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई, ऑपरेटर होता है वो आपको अभी नहीं पढ़ना, तो ग्रेजुएशन में गलती से किसी ने फिजिक्स पढ़ा, क्वांटम मैकेनिक्स अभी नहीं पढ़ना है। आपको निकालना है एनर्जी, एनर्जी को हम लोग ऐसे डिनोट हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको। ऑपरेट कर दिया, निकल गया एनर्जी, समझ गया, इस तरीके से काम होगा। तो इस मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये सिर्फ ये पता है, आप ऑपरेटर चेंज कर करके सारे क्वांटिटी सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। समझ गए बातों को। और वो डिपेंड किस पे करता है, एक तो अपना वो फंक्शन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दूसरे टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? बोलिए, इतनी बातें समझ गए, यही स्क्रोडिंगर इक्वेशन था। अब आपको ये मत, अब ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था सर ये क्या लिख दिए हैं टेढ़ा मेढ़ा डीवी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये समझाना था कि ये वेव फंक्शन आता कहां से है, आता है तो इसका सेंस क्या है, और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में ये चेंज कैसे हो सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि वेव फंक्शन का सेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन एटम के अगर केस में देखूं तो उसमें वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा ये भी समझ गए। एनर्जी चेंज होगा तो वेव फंक्शन चेंज होगा, हर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव फंक्शन अलग अलग होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? इस बातों को थोड़ा सा लिख लीजिए तो हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को और डिटेल वे में पढ़ लेते हैं, ठीक है।
हाँ कहे लिख लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा बाबू, घबराने वाली बात नहीं है। ये क्लास जो है चिल वाला क्लास है, आज चिल कीजिए आराम से, जितनी बातें बतानी है उतनी ही आपको समझनी थी जो आप समझ चुके हैं, बाकी अभी आपको समझने की उम्र नहीं है। गलती से अगर तुम लोगों ने फिजिक्स पर सर, तुम लोग का चेहरा देख के लगता तो नहीं कि तुम लोग वो गलती करोगे, हम लोग से हो गई, उनसे हो गई। मैथ किस में तो गलती नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। वो तो बुद्धि कम होता है, मजाक कर रहा था। तुम लोग सीरियस ले लेते हो बात तो मजाक कर रहा था। पांडे जी मैं मजाक करता हूँ ना तो पांडे समझ जाता है यार। अच्छा आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने, आप मैथ वाले हैं कि बायो वाले हैं? बायो वाले हैं। अरे दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। नहीं नहीं वो दुश्मन नहीं है, दोस्त है। इसको ऐसे ही लिखना है, उल्टा चेक। वो बोल रहे हैं डेल बोलते हैं उसको उल्टा चेक, सब दिन गधे रहोगे। अभी लोग तुम लोग को लिखने में भी दिक्कत हो रहा है ना, उसको डेल बोलते हैं डेल। ये इसका कोई वैल्यू डिफरेंशिएशन तुम पहली बार नाम सुनी हो? ये ऐसा कभी देखा था? ये इसी का भाई समझ लो, छोटा भाई। डिफरेंशिएशन पर, अरे हाँ तुम तो मैथमेटिकल फीस पढ़ी। ये यही है, ये डिफरेंशियल नहीं है, बस वे डिफरेंशिएशन यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल था तो डी लिख देते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो डेल लिखते हैं, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला तो जानवे करते होगे तुम। लिख जितना देर लगता है लिखने में छोटा सा इक्वेशन। देखिए अब फिर थोड़ा सी बात सुन लीजिए। अब मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन सॉल्व करना चाहता हूं। अब हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल है। अच्छा हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे जो पेपर था क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें हाइड्रोजन एटम करके एक टॉपिक ही था, तो सॉल्व ही करना पड़ता था। कम से कम 12 पेज लगते थे, 12-15 पेज का सॉल्यूशन आने में, पूरा सॉल्यूशन आने में। तो मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए इसका सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद मुझे जानकारी क्या मिलती है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में घूम रहा था, यह बात पूरी तरीके से सत्य है। क्वांटम मैकेनिकली मॉडल में कंटिन्यूअस वैल्यू है नहीं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का, मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा, डिस्क्रीट मैनर में है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका साइज इस तरीके से घूम रहा है, उसका शेप, उसका ओरिएंटेशन, इन सबको बताने के लिए क्वांटम नंबर्स डेवलप किए गए हैं। अभी वो पढ़ाऊंगा मैं, 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं, अभी मैं वो पढ़ाऊंगा। अब इस थ्योरी को आप यूज करते हुए किसी भी एटॉमिक सिस्टम में यूज कर लीजिए, आपको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। किसके टर्म में? क्वांटम नंबर के टर्म में। किसके टर्म में? क्वांटम
नंबर के टर्म में। ठीक, अच्छी बात। बोस मॉडल में एक थोड़ी बहुत खामियां थी। वो खामियां क्या थी कि वो जो हाइड्रोजन का अगर स्पेक्ट्रम मान लीजिए लिया जा था तो उसमें कुछ फाइन लाइंस आ रही थी। उस फाइन लाइंस को वो नहीं बता पा रहा था कि एनर्जी के रीजन के अंदर भी एनर्जी का रीजन, उसको बताने में असमर्थ था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने के बाद इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों है कि एनर्जी के विद इन भी एनर्जी का रीजन। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सबसेल का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? सबसेल। आप लोग समझते हैं ना एसपीडीएफ वाला जो पढ़ के भी आप लोग, तो उसका कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या क्या आपको यहां से दिया। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन घूमेगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में, ये पता चल गया, जिसको आप लोग सेल बोलते हैं आज से। अब ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म। ऑर्बिट जैसा कोई चीज नहीं होता। आज मैं ऐलान कर देता हूं, अब से मैं ऑर्बिट नहीं बोलूंगा आपके क्लास में, फिर अगला साल बोलूंगा, नए नए बच्चों को बोलना पड़ता है। अब से मैं ऑर्बिट जैसा कुछ हो। ऑर्बिट का क्या सेंस होता है? प्री डिस्क्राइब्ड सरकमफेरेंस, यही मीनिंग होता है ऑर्बिट का। ऐसा कुछ होबे नहीं करता है। क्या नहीं हो करता है? तो जब होबे नहीं करता तो काहे बात करेंगे? मैं बोलता हूं ऑर्बिट, तो आपको क्या, मैं बताऊं ना सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, तो ये क्या है? एक ट्रेजेक्टरी है जो पहले से प्री डिस्क्राइब्ड है। प्री डिस्क्राइब, पहले से ही ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। ऐसा होता ही नहीं है। कोई प्री डिस्क्राइब्ड ऐसा सरकमफेरेंस नहीं दिखने वाला है आपको। हाँ, अभी तो गलती पर आ रहा था ना। तो अभी से मैं ऑर्बिट का नाम नहीं लूंगा। अभी मैं किसके टर्म में बातें करूंगा? अब मैं बोलूंगा सेल, अब मैं बोलूंगा सबसेल, और अब मैं बोलूंगा ऑर्बिटल। अभी बताऊंगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस भी। किसका नाम लूंगा? सेल के बारे में, सबसेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। और ज्यादातर केस में ऑर्बिट का नाम तो लेना ही नहीं है, ऑर्बिटल के टर्म में बातें करेंगे। बताऊंगा ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिट एक प्री डिस्क्राइब्ड जो एक सरकमफेरेंस, एक रीजन है। क्वांटम मैकेनिक्स इसका जस्ट विरोध करता है। ये कहानी सुनो अब। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप 100% श्योर होके कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहां है। आप 100% श्योर होके ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकता है। जैसे मान लो यहां एक ये मार्कर है, इसका एक एटम है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अरे है जी, है। क्वांटम मैकेनिक्स मानता है उस इलेक्ट्रॉन के इस एटम को छोड़ के वहां होने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको लगेगा कैसी बातें करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 100% श्योरिटी के साथ बातें नहीं करता। हमेशा किसके टर्म में बातें करता है? प्रोबेबिलिटी। आप उसको बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां है, बोलेगा 99% प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियस के पास होगा। बोले 1% अमेरिका में भी देख लो। वो ऐसे बोलवे नहीं करेगा कि 100, उसको पता है कि वही है, उसको पता है कि इलेक्ट्रॉन वही है, फिर भी वो 100% हमेशा किसके टर्म में बातें करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। तो आप सर्टेन होके आज से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं बता सकते। आप किसके टर्म में बात करेंगे? हाँ, मोस्ट प्रोबेबल, आप ऐसे मुंह बना के बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो। फिर भी 2-4-5% चांस है कि इसके बाहर हो सकता है। समझ गए? तो पहली बात तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरी बात, आप क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सर्टेन होके नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी के टर्म में कहेंगे। समझ रहे बातों का? एंड तीसरी बात, एनर्जी पूरी तरीके से डिस्क्रीट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे हैं? एंड चौथी बात, सेल के अंदर जो फाइन लाइंस दिख रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसको डिनोट करता है? सब सेल। मतलब एनर्जी, सेल भी एक एनर्जी का रीजन है, उस एनर्जी के रीजन में भी अंदर भी एनर्जी का रीजन है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सब सेल। यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। समझ गए बातों को? इलेक्ट्रॉनिक एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो यही है।
ठीक, कोई दिक्कत इस बातों को समझने में? इन बातों का आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम लोग आगे अपनी बातों को लेके चलते हैं। देखो मैम, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। साई के वैल्यू, साई के वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन पता चलेगा, वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कोई वैल्यू नहीं आने वाला। पोजीशन नहीं है, अभी तो मैंने बताया उसका साई का कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग क्या? फिजिकल मीनिंग है। पोजीशन एक फिजिकल मीनिंग है, फोर्स एक फिजिकल मीनिंग है, साई कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। फिजिकल मीनिंग कौन देता है मैं अभी बताता हूं, वही भी बता देता हूं। साई एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आपको फिजिकल मीनिंग जानना है तो ये आपको फिजिकल मीनिंग देगा। मॉड, मॉड का भी नाम सुन ही रखा होगा, मॉड साई स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको साई पता चल गया, आपको इलेक्ट्रॉन का जानना है पोजीशन, तो आपका मॉड साई स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। क्या पता चलेगी? इसका सिग्निफिकेंस है। इसका कोई सिग्निफिकेंस फिजिकली नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं, अगर तुम इसको क्या करोगे, डीवी, डीवी मतलब यहाँ वॉल्यूम है, ये क्या है ये, मतलब तुमको देखो, इस रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि साई ये है, तुम पूरे रीजन के लिए उसका निकालना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्या निकल जाएगा? प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग है, समझ गए? मैं जो बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां होगा, सर्टेनली नहीं बोलेंगे, किसके टर्म में बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी के टर्म में। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम लोग जब बात करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा उसका? मॉड साई स्क्वायर। मॉड क्यों लगाते हैं तुम लोग समझते हो ना? क्यों लगाते हैं रिशु? बस लगाते हैं। वेव फंक्शन का जो सिग्निफिकेंट है, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंट देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू मॉड नहीं लगाएंगे तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो इस वर्ल्ड में पोजीशन की बातें करते हैं, वहां आप बिना मॉड के काम कैसे कीजिएगा? मॉड लगाने का मतलब ही आप उसका क्या कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फिक्स कर देते हैं कि हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा। इसीलिए जब इसका मॉड साई स्क्वायर करते हैं तब आपको निकलता है प्रोबेबिलिटी। और अब अगर इलेक्ट्रॉन को आप जानना चाहते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, और अगर आप पूरे हॉल स्पेस में, ऑल स्पेस में इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन भी तो आपने देखा ही होगा, इंटीग्रेशन भी सब लोग देखा ही होगा ना फिजिक्स में। अरे मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा? अब पढ़ोगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का सौतेला। हाँ सौतेला भाई, हाँ उल्टा। मतलब इंटीग्रेशन को कैसे समझे, ये जस्ट एडिशन है, ये एडिशन ही होता है इंटीग्रेशन। होल स्पेस के लिए अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, होल स्पेस मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? समझ रहे बातों को? बाकी अगर तुम किसी रीजन के लिए निकालना चाहते हो तो क्या कभी प्रोबेबिलिटी 100% हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो मेरी बातों को? इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कभी आपको 100% नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा आपको? यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, 92% है, 93%, 95% है, 5% प्रोबेबिलिटी
नहीं भी, उसको पता है इलेक्ट्रॉन वही है, लेकिन फिर भी 5% कहीं और भी हो सकता। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपको कुछ भी जानना होगा उस वेव के बारे में तो आपको ये निकालना, ठीक है, कुछ भी मतलब, समझ गए? और क्वेश्चन है? हाँ। इतनी बातें आप लोग जब समझ गए तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट आते हैं ऑर्बिटल का। क्या किसका कॉन्सेप्ट आते हैं? ऑर्बिटल का। देखिए ध्यान से समझिएगा ऑर्बिटल क्या होते हैं। जिस तरीके से ऑर्बिट्स का नाम लेते हैं वो एक रीजन है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है, वो प्री डिस्क्राइब रीजन है, एक ट्रेजेक्ट्री है जो फिक्स कर दिया गया है, उससे कोई हमको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स उस बात को नकार दे। ऑर्बिटल भी एक रीजन है। ऑर्बिटल क्या है? एक रीजन है। ये 3 डायमेंशनली एक रीजन ही है, लेकिन इस रीजन में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है इस रीजन में। फिर बोलेंगे ऑर्बिटल डिसाइड कैसे होगा? बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल, या कोई कोई नाम करके ऑर्बिटल, ये फलना है, ये चिलना है, कैसे पता चलेगा? या ऑर्बिटल कहेंगे किसको? तो इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। ऑर्बिटल वो रीजन है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होता है उस एटम में, उसी को उसका ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डी, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? तो एस और पी और डी और एफ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी एस में ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहां है? एस ऑर्बिटल में। अगर वही पी में ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? पी ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल का सेंस यही है कि जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसी को हम लोग, उस रीजन को 3 डायमेंशनली, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? इट इज 3 डायमेंशनल रीजन where the probability of finding इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब बोलिएगा कितना मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम तो 51% भी होता है। 51% को मैक्सिमम नहीं बोलते, यहाँ पे 90 to 95% लगभग चांस होता है कि वही मिलेगी इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था? हमको भी पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फिर बोले सर यूएस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलूंगा 0.0000001%। यूएस में भी मिलेगा। हाँ, 100% श्योर होके नहीं कह सकते ना। तो 90 to 95% चांस है कि उस रीजन में अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि इसका कोई प्री डिस्क्राइब्ड बाउंड्री नहीं हो सकता। क्या नहीं होता? कोई प्री डिस्क्राइब्ड नो प्री डिस्क्राइब्ड बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऑर्बिटल को देखना चाहता हूं, कैसे दिखाऊंगा? ऑर्बिट को आप लोग कैसे दिखाते थे? ऐसे ना, और इलेक्ट्रॉन को इसमें ले लेके घुमा देते थे, लोग घूमो, यही करते थे ना। ये हो गया आपका ऑर्बिट, ऐसे ही था ना ऑर्बिट। ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता। ऑर्बिटल अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मान लो ऑर्बिटल में ऐसे बना दिया, लेकिन इसका बाउंड्री फिक्स है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। इसमें देखो अब से इलेक्ट्रॉन दिखाइए, मेन खेला तो वही है। इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे दिखाऊंगा? अरे वो इलेक्ट्रॉन है, एक ही गो है, वेव है ना, तो ऐसा ही दिखेगा ना। अब क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की बातें नहीं करते हम लोग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बातें करते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है। क्लाउड, ये क्लाउड जैसा दिख रहा है ना,
अच्छा तुम कह 50,000 इलेक्ट्रॉन है वहां पे? अरे नहीं, एक ही को इलेक्ट्रॉन है वो। तुमको क्या है पता कि इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा है? ये तो क्लासिकल सोच है, ये तो गलत सोच है, ये तो ऑर्बिट वाला सोच है। ऑर्बिट वाला सोच तो गलत है ना जी, मैंने बता दिया कि आज से वो सोच आउटडेटेड हो गया। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो तुम क्यों कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहा है? ये तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहता है कि हाँ, इस रीजन में इसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। अब यही होगी इस बाउंड्री पे, ना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन, अब देखो मैंने यहां पे जानबूझ के, देखो यहाँ पे क्लाउड का डेंसिटी ज्यादा बना है, आपको क्या गलती से बन गया वो? नहीं, न्यूक्लियस के पास जानबूझ के डेंस बना दिया है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और इस रीजन तक में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसी को ऑर्बिटल बोल दिया मैंने। इसके जैसे ही बाहर आता है तो लगभग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। तो इस रीजन को ही मैं क्या बोलूंगा आपसे? ऑर्बिटल। समझ रहे मेरी बातों को? और यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। किसने कहा था क्लाउड्स? ओ ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की। ठीक है, क्लाउड्स का क्या मतलब होता है कि वहां क्लाउड जैसे ही कहा, वेव जैसा सिग्निफिकेंस आ गया। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ ऐसा धुंध बना दे रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। लेकिन है कितना? 1 2 4 यही है। हाइड्रोजन का केस लेंगे तो एक के है। ठीक है, समझ गए बातों को? ये एक के गो इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा ही होता है, तुम्हारे जैसा है, और ऐसा ही होता है। समझ गए? ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन भी बोलूंगा, कम बोलूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बोलूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं किसकी बातें कर रहा हूं। ऑर्बिटल बोलूंगा तो भी समझ जाइएगा कि किसकी बातें कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है जी? ऑर्बिटल में। कहां रहता है? समझ गए बातों को? ठीक है, आप इन बातों को लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो क्वांटम नंबर्स आते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आज के लिए यही क्लास को स्थगित किया जाता है। नहीं है, अरे तो पहले तुम लोग गलत पढ़ोगे तब ना सही पढ़ोगे। पहले गलत किया जाता है, उसके बाद सही होता है। जन्मे और सही करने लगोगे तुम लोग। यही बात तो मैं कहता, पहले गलत करो, गलती करो पहले। एक मिनट गीतांजलि।